तो चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे आज, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों, मोशन क्या होता है? जब चीजें चल रही हों, जब हमें लगे कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है? मोशन। जब हमें दिखाई दे कि वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, दैट मीन्स वो क्या है? रेस्ट में। तो अब ये तो एक साधारण सी बात है। क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर ये बता सकते हैं कि एक्चुअली में वो, केवल ऑब्जेक्ट को देखकर, कि वो मोशन में है? नहीं बता सकते। अब समझो साइंस क्या है। आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, आप ऑब्जेक्ट के अंदर हो, आप केवल ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो आप उसे देख के नहीं बता पाओगे कि ये मोशन में है या रेस्ट में। कैसे? अब सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं, उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे तब समझते हैं। आप सपोज एक ट्रेन में हो और ट्रेन कहीं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन या कहीं पे भी रुकी हुई है, और आप ट्रेन के स्लीपर डब्बे में ऊपर अपर बर्थ में हो, वहां लेट रहे हो आराम से। अब ट्रेन चलने वाली है, तो तुम्हें नहीं पता कि ट्रेन चली या, तुम्हें नहीं पता। कई बार होता है ना भ्रम, हम भ्रम में रहते हैं, पता नहीं चली है या नहीं चली। तो आप ऊपर से नीचे देखा आपने खिड़की में से बाहर की तरफ, और आप देख रहे हो कि सामने एक ट्रेन है। तुम्हें लगा कि ये ट्रेन चल रही है। आपने खिड़की में से देखकर आपको बाहर क्या दिखाई दी? एक दूसरी ट्रेन, और आपको ये लगा कि ये ट्रेन चल रही है। बाद में पता चला कि नहीं, ये ट्रेन तो रुकी हुई थी, एक्चुअली में तो हमारी चल रही है। अब बताओ, आपने ऑब्जेक्ट देख लिया, लेकिन उसके बारे में जो डिसीजन लिया वो क्या था? जब भ्रम हुआ, अब एक और बच्चा है, उसे भ्रम हुआ, उन्हें देखा बस सामने वाली ट्रेन तो चल रही है, अब वो समझ गया कि ये भ्रम है। अब इस भ्रम को दूर करने के लिए कि सामने वाली ट्रेन चल रही है या मेरी ट्रेन चल रही है, वो क्या करेगा? अगर कोई समझदार बच्चा है और वो एकदम डिसीजन नहीं लेता कि नहीं ये ट्रेन चल रही है और हमारी रुकी हुई है, उसे भ्रम हो गया, नहीं हो सकता है ये रुकी हुई हो या मेरी चल रही हो ट्रेन, तो वो क्या करेगा फिर चेक करने के लिए? वो थोड़ा नीचे देखेगा, जहाँ रेलवे ट्रैक पे जहाँ पत्थर वगैरह रखे होंगे, या अब वो बच्चा कंफर्म कैसे करेगा कि हमारी ट्रेन चल रही है या नहीं? तो वो ये देखता है कि कोई पोल दिखाई दे या नीचे की तरफ कुछ देखे जो रेस्ट में हो, तो वो कुछ ढूंढ रहा होता है ना, ढूंढ रहा होता है कुछ। तो क्या ढूंढ रहा होता है वो? क्या चीज़ ढूंढ रहा है जिससे कि ये पता चले कि वो ट्रेन चल रही है? वो ढूंढ रहा है इस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल एकदम उसकी स्थिति उसे पता हो कि हाँ, ये ऑब्जेक्ट आसपास की चीज़ों के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट। बिना रेफरेंस पॉइंट के हम ये नहीं बता सकते कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, या वो रेस्ट में। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति को बताने के लिए, मोशन या रेस्ट की स्थिति को बताने के लिए क्या जरूरी है? रेफरेंस पॉइंट। बिना उसके नहीं बता सकते। तो सपोज जैसे कि अब स्पेसशिप में जब एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, तो उन्हें एक्चुअली में पता नहीं होता कि हमारा स्पेसशिप चल रहा है, इसका स्पीड क्या है, कितनी गति से भाग रही है स्पेसशिप, उन्हें नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि आसपास में कोई रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं। वे इतनी दूर है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वे इतनी दूर है कि उनसे उनकी पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, उसे पता लगता ही नहीं है एकदम। तो उन्हें लगता है जैसे स्पेसशिप बस ऐसी है, खड़ा हुआ है यहीं पर कहीं, लेकिन उसकी स्पीड क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्लियर है पॉइंट? तो मोशन वही है। मोशन आप वैसे ही कहोगे कि मोशन क्या है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा होगा, लेकिन इसमें आप ऐड कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस। अगर वो किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तब वो कैसा है? मोशन में है।
इसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अगर वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो कैसा है, रेस्ट में। सिंपल सा पॉइंट ये, क्लियर है। तो मोशन वैसे ही समझेंगे। अब बात है, चलो मोशन ही चैप्टर है हमारा, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। तो मोशन के बारे में क्या, मोशन कितने टाइप के हैं, बहुत सारी तरह के हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे सीधी सीधी जा रहा है, लीनियर मोशन, सीधी लाइन में जा रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन। इसमें भी कई सारे पॉइंट सब पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक पेंडुलम है जो इस तरीके से टिक टिक ऐसे चलता है, यूं टू एंड फ्रो, क्या कहते हैं इस मोशन को, टू एंड फ्रो। यानी कि किसी मीन पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट आगे या पीछे की तरफ, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, इस तरह का मोशन करता है, तो उसे क्या कहेंगे, ओसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। की वाइब्रेशन हो रही है, ओसिलेशंस हो रही हैं, ठीक है। अभी बताते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या है कि मोशन भी हमारे बहुत तरह के हैं, बहुत तरह के मोशन, धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हमें मोशन का सबसे सिंपल पॉइंट लेके चलना है कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी रेखा में मोशन हो रहा है, कोई झंझट नहीं, इधर उधर कहीं नहीं जाना, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाना। तो सबसे सिंपल है, धीरे धीरे हम चलते रहेंगे तो सभी तरह के मोशंस हम इसी बुक के अंदर डील करेंगे। सारे मोशन इसमें आ जाएंगे, वाइब्रेटरी हो या सर्कुलर, रोटेशनल, सब तरह के होंगे। तो देखते हैं मोशन क्या है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, एक बॉडी, उसको मोशन में हम कहेंगे व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अपना पोजीशन जब वो चेंज कर रही होगी। जब नहीं कर रही होगी तो कैसा होगा, रेस्ट होगा। और रेफरेंस पॉइंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई पॉइंट हो सकता है जिसके हिसाब से हम कंपेयर करते हैं कि ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर, उसको क्या कहते हैं हम, रेफरेंस। क्लियर है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट, अब फिर ये आ गया टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, कितने तरह के मोशन है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चल रहा हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में मूव कर रहा हो, तो उसके मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। रेक्टिलिनियर या, अब कब रेक्टिलिनियर कहेंगे और कब ट्रांसलेटरी कहेंगे। तो पॉइंट ये है, अगर उस ऑब्जेक्ट के साइज को पॉइंट ऑब्जेक्ट हम मान लें, तब वो ऑब्जेक्ट अगर सीधी रेखा में, वो कैसा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब उसके साइज का कोई भी महत्व नहीं होता कि भाई ऑब्जेक्ट का लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, कितना है, तो जब उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता तब हम उसको क्या मानते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। और वही ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट, मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को कह रहा हूं कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि उसका जो लेंथ ब्रेथ है वो मायने नहीं रख रहा, वो वैसी कंडीशन में। लेकिन अगर उसका लेंथ ब्रेथ, उसका साइज, शेप अगर मायने रखता है, और तब उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम पढ़ते हैं, तो उसके ऑब्जेक्ट के मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन ना कह के क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट कैसा चल रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ। अब थोड़ा समझते हैं। सपोज एक ट्रेन है, वो केवल 15 मीटर चली, अब मैं थोड़ा सा चली, 15 मीटर हो, ठीक है। तो अब मैं पूछूं कि बताओ, कैलकुलेट करो कि कितना चली। तो अब कहाँ से कहाँ तक, अब कहाँ से नाप रहे हैं, अब उसका जो मान लो ये ट्रेन है, अब यहाँ से इतना चली, तो मैं अगर यहाँ से नापूं तो बस इतना ही चली, यहाँ से नापूं तो इतना ज़्यादा चल चुकी है। यहाँ से अगर देखता हूँ तो लेंथ अलग आ रही है, बीच में से देखता हूँ तो लेंथ यहाँ से अलग आ रही है, क्योंकि ट्रेन का जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके द्वारा चली गई दूरी क्या है, वो कम है। तो वैसी कंडीशन में इस ट्रेन को क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, नहीं मान सकते। उसका तो मैटर कर रहा है कि उसका लेंथ कितना है, कहां से आप नाप रहे हो, बात समझ आ रही है। तो अगर पॉइंट वही है, अगर उसके लेंथ ब्रेथ का महत्व वहां पे दिख रहा है, तब उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर कर सकते, उसको हम इस तरह का, उसको हम मानेंगे इट्स ए ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। ये बहुत सारे पार्टिकल्स का, पॉइंट्स का क्या है, एक समूह है, ग्रुप है, और उस पूरे ग्रुप के मोशन को हम स्टडी करेंगे। और अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तब उसके मोशन को हम क्या कहेंगे, ये ट्रांसलेटरी मोशन।
लेकिन अगर वही ट्रेन अगर दिल्ली से और मुंबई तक जाती है और मैं कहूँ बताओ कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, तो क्या आप दिल्ली से मुंबई तक के डिस्टेंस में उसके ट्रेन की लेंथ को भी ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? कहीं से आप ये चेक करोगे क्या ट्रेन के कि यहाँ से मैंने देखा है यहाँ ट्रेन खड़ी हुई है तो मुंबई में मैंने यहाँ से नापा था दिल्ली तक, और फिर यहाँ से दूसरी जगह से यहाँ से नाप रहा हूँ तो कुछ अलग आ रहा है, ऐसा कुछ देखोगे? नहीं। तब उस ट्रेन के साइज का यहाँ पे कोई भी महत्व नहीं होगा और आप उस ट्रेन को नॉर्मली क्या मान लोगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि उसकी ने जो डिस्टेंस कवर की है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा है, उसकी लेंथ से काफ़ी ज़्यादा है, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ऐसे कोई पॉइंट है जा रहा है। क्लियर है बात, समझ आई? अच्छा, कई बार उसके साइज का महत्व ना डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता, ऑटोमेटिक अलग ही बात है। सपोज कि एक क्रिकेटर है, एक बैट्समैन है, वो खेल रहा है, तो उसके लिए उस बैट्समैन के लिए वो जो बॉल है जो आ रही है उस बॉल के साइज का महत्व है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। अब वो बॉल थोड़ी बड़ी कर दोगे या थोड़ी सी छोटी कर दोगे तो असर पड़ेगा ना। तो वहां पे क्या आप उस बॉल को, जब वो एक बैट्समैन को बॉल दी जा रही है, क्या उस बॉल को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लोगे? नहीं। ठीक है, समझ आई बात? तो कब हम किसी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, कब किसी को जो है ग्रुप ऑफ पॉइंट समझते हैं, तो वो चीजें डिपेंड किस पे करती हैं कि इसके यहाँ पे लेंथ ब्रेथ साइज जो उसका शेप है उसका महत्व है या नहीं है, उस पॉइंट को कंसीडर करते हैं। तो वैसा ही है कि ट्रांसलेटरी रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, तो रेक्टिलिनियर मोशन है द मोशन इन विच ए पार्टिकल, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए पार्टिकल और ए पॉइंट मास, एक छोटा सा है ना पॉइंट मास ए पार्टिकल बॉडी है, इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन, सीधी रेखा में जा रही होगी तो रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो हमें तो स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन जो ना, कौन सा मोशन पढ़ेंगे हम, रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेटरी नहीं पढ़ेंगे, इसमें आगे पढ़ेंगे बाद में। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, ए मोशन इन विच ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास बॉडी, या हमने उसको पॉइंट मास बॉडी कंसीडर नहीं किया है, उसके साइज शेप का क्या है इंपॉर्टेंस है, इज मूविंग सच, कुछ इस प्रकार मूव कर रही है, दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, जैसे ये बॉडी है और इस बॉडी के क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो वे सारे पार्टिकल्स भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होंगे और इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे इन ए गिवन टाइम। मतलब अगर मैं कहूं कि 1 सेकंड बाद ये बॉडी यहां से यहां पहुंचेगी, तो इसके बॉडी के सारे पार्टिकल्स उतना ही डिस्टेंस कवर करेंगे जितना ये पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा। अगर इस पार्टिकल ने इतना डिस्टेंस कवर किया तो ऑब्वियसली जब ये वाला पार्टिकल यहां होगा तो ये वाला पार्टिकल कहां होगा, वो यहां होगा, तो इसके द्वारा भी डिस्टेंस जो है उतना ही कवर होगा। तो सारे पार्टिकल्स सेम डिस्टेंस कवर करेंगे सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी क्या होगी, मतलब अगर ये ऐसे घूम घूम के जा रही होती तब हम क्या कहते, क्या ये अब ट्रांसलेटरी मोशन है? नहीं है, बिल्कुल ऐसे स्लिप करते हुए जा रही होगी, बिल्कुल इस तरीके से स्लिप करते हुए जा रही होगी ताकि सारे पार्टिकल्स बिल्कुल पैरेलल पाथ फॉलो करेंगे स्ट्रेट लाइन में और इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे इन ए गिवन टाइम, सारे पार्टिकल। अब आ रही है बात समझ में, क्लियर है पॉइंट? तो यहां पे ये जो बॉडी है इसके बहुत सारे पार्टिकल्स हम कंसीडर करते हैं क्योंकि महत्व है इन सभी का, आप इसको एक पॉइंट मास नहीं मान सकते। क्लियर है? तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अब भी सीधी रेखा में ही जा रही है, तब वैसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि कैसा मोशन है, ट्रांसलेटरी। क्लियर है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। मोशन इन विच ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास, जो पॉइंट मास नहीं है, इज मूविंग, वो मूव कर रही होगी कुछ इस तरह की, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव करेंगे अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन, सारे के सारे पार्टिकल्स जब मूव करेंगे तो सारी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, स्लिप करते हुए जा रही है बॉडी, तो सबका पाथ कैसा होगा, लाइन कैसी होगी, पैरेलल ही होगी। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस होगी, शिफ्ट इक्वल डिस्टेंस इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, वैसे मोशन को क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर? और अगर मैं एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, जैसे कार है, ये काफी डिस्टेंस कवर करती है ना, मान लो कहीं बहुत दूर चली गई, तो यहां से स्टार्ट हुई, काफी दूर डिस्टेंस कवर किया, तो इस कार को मैं क्या मान सकता हूं, एक क्या मान लो इसे, पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट मास। ठीक है, क्योंकि इसके यहाँ पे साइज और शेप का, लेंथ का, ब्रेथ का कोई भी महत्व
नहीं है। लेकिन जब मैं इसी कार को जब पार्क कर रहा हूँ तब तो मैटर करेगा। कितनी जगह है, कार का ब्रेथ कितना है, कितने तक, कहाँ तक पीछे करना है, कहाँ मोड़ना है। वैसी कंडीशन में इसको जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। पॉइंट ऑब्जेक्ट मानोगे तो क्या होगा, कार का जो पार्ट्स हैं वे सारे इधर उधर हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, कहीं भी जाके टकरा जाएगी, क्योंकि आपने उसे क्या मान लिया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब आप गाड़ी चला रहे होंगे आप देखोगे कि गाड़ी जब आप चला रहे हो तो आपके आसपास से जो ऑब्जेक्ट निकल रहे हैं, आप अपनी गाड़ी को उस टाइम पे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। आप देखोगे मैं यहाँ हूँ, गाड़ी यहाँ तक है, इतना मुझे बचा के चलना है, तभी तो होगा। बात समझ आई? तो कहाँ उसका इंपॉर्टेंस है, कहाँ नहीं है, हम अपने तरीके से देख के ये डिसाइड करते हैं कि ये रेक्टिलिनियर मोशन है या ट्रांसलेटरी, इसमें पार्टिकल्स का इंपॉर्टेंस है या, ये पॉइंट समझ आया, ये भी मोशन ही। नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन। फिर वही पॉइंट, सेम पॉइंट। अगर कोई एक पॉइंट मास, कोई एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर कोई बॉडी को पॉइंट मास नहीं मान सकते, उस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और वे सारे पार्टिकल्स एक साथ मूव कर रहे हैं चारों तरफ गोल गोल, तब उसको हम सर्कुलर मोशन ना कह के क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन। यानी कि अब वो पॉइंट मास नहीं है, इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स का एक ग्रुप है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है और वो इस तरीके से मूव कर रहा है, तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन है, नॉर्मल, ठीक है। लेकिन ये फैन है जो ऐसे मूव कर रहा है, तो हम क्या ये कहते हैं कि फैन सर्कुलर मोशन कर रहा है, नहीं कहते। हम क्या कहते हैं, फैन क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, फैन इज रोटेटिंग। दैट मीन्स इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहां से यहां तक आप देखोगे इसके क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और ये है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। और सारे के सारे पार्टिकल्स इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग क्या करते हैं, घूमते हैं, सारे के सारे रोटेट करते हैं इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ। बात समझ आई? तो इस तरह का जो रोटेशन है, इस तरह का जो मोशन होता है, उसे क्या कहते हैं हम, रोटेटरी मोशन। क्लियर? ए मोशन इन विच ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास is moving such that all its constituent particle move simultaneously along the concentric circles। ये जो सर्कल्स हैं, कह रहे सारे के सारे पार्टिकल्स सर्कल 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 ऐसे सर्कल सर्कल बना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, उसके अंदर तीसरा सर्कल, ऐसे सर्कल के अंदर सर्कल। तो इस तरह के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हुए जब वे बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ मूव करते हैं किसी एक्सिस पर, अलोंग ए एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब और इक्वल एंगल कवर करते हैं इक्वल टाइम में। तो मुझे बताओ, ये फैन इतना घूम गया तो ये पार्टिकल इतना एंगल कवर करेगा, तो ये भी तो इतना ही एंगल कवर करेगा, सबके एंगल्स भी क्या होंगे, एक पूरा सर्कल जब लेगा एक फैन तो सारे पार्टिकल्स के एक एक सर्कल क्या हो चुके होंगे, कंप्लीट हो चुके होंगे। तो यहाँ पे इक्वल एंगल की बात करेंगे, इक्वल एंगल कवर करेगा इन ए गिवन टाइम एंड दैट टाइप ऑफ मोशन इज रोटेटरी। बात समझ आई? अब तीसरे तरह का जो मोशन मैंने बताया था वो क्या था, ओसिलेटरी मोशन। तो ओसिलेटरी मोशन क्या होता है, सपोज हमारे पास क्या है, एक पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ एक पेंडुलम है, इस तरह का एक धागा है, यहाँ पे एक बोब है। अब मैं इसको यहाँ पे ले जाने के बाद में यहाँ पे छोड़ता हूँ तो ये किस तरह का मोशन करता है, फिर इस तरह का, ऐसे। तो ये इसका मीन पोजीशन है, दैट इज इट्स मीन पोजीशन। और जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन के आगे और पीछे इस तरह मोशन कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को मैं क्या कहता हूं, दैट इज ओसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो अगर स्लो हो रहा है मोशन तो ओसिलेटरी मोशन, और बहुत फास्ट हो रहा है तो वाइब्रेटरी मोशन। स्लो होगा तो ओसिलेटरी मोशन, फास्ट होगा तो वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेशंस कहते हैं ना, ओसिलेशंस और वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस क्या है, जो बहुत फास्ट हो। अब सपोज किसी सीमेंट में कोई सरिया इस तरह गड़ा हुआ है, अब मैं सरिया को खींचता हूं और एकदम जान लगा छोड़ता हूं, तो सरिया बहुत स्पीड से वहां पे ओसिलेशन करेगा, स्पीड से ओसिलेशन करेगा, तब उसको ओसिलेशन ना कहेगा, क्या कहूंगा मैं, है ना, कि वो क्या कर रहा है, द वायर इज वाइब्रेटिंग, वाइब्रेशन कर रहा है। कोई स्ट्रिंग है वो बहुत टाइटली बाउंड है, इस तरह मैं पकड़ के छोड़ता हूं तो क्या करेगा, वाइब्रेशन। ठीक है, ओसिलेशन क्या है, एक बच्चा है झूले पे झूल रहा है तो क्या करेगा, ओसिलेशन, ओसिलेशन हो रही है। बात समझिए, बात वही है ना, ठीक है। तो यही था। नेक्स्ट, तो ये कुछ चीजें थी हमारी मोशन के बारे में। अब चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में तो क्या है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पॉइंट मास होगा, और वो क्या कर रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, पॉइंट मास होगा। अब
तो इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी, तो ये चैप्टर डिवाइड है 3 चीजों में, डेफिनेशन, डेरिवेशन और ग्राफ। ठीक है, तो डेफिनेशंस की ही बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, उसके बाद फिर डेरिवेशंस और फिर ग्राफ। तो छोटी छोटी चीजें स्टार्ट कहाँ से करेंगे, डेफिनेशन से। तो कौन कौन सी डेफिनेशन है, क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, अब यहां से हमारा चैप्टर एक्चुअली में स्टार्ट होगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है, तो डिस्टेंस वही है द टोटल पाथ लेंथ, कितना चला कोई ऑब्जेक्ट, कितना चल चुका है, कहां तक कितना चला। ठीक है, तो वो क्या है, डिस्टेंस। अब वो चाहे कैसे भी चला हो, जो भी दूरी वो टोटल कवर करेगा वो डिस्टेंस है। आप एक बाइक लेकर निकल गए, किधर भी जा रहे हो, स्टेट या कैसे भी, तो आपकी जो बाइक का ओडोमीटर है, ओडोमीटर उसका जो डिस्टेंस बताता है, तो उसने जितनी दूरी बताई वो आपकी क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप बाइक लेकर किधर भी जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन ओडोमीटर तो टोटल पाथ ही बताएगा ना, कितना कवर किया। तो वो जो टोटल पाथ उस बाइक के द्वारा कवर हुआ है, दैट इज डिस्टेंस। क्लियर। तो जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ गया, ऐसे ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आगे खत्म हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से कवर करता है अपने। तो इसका जो ये जो पाथ है पूरा, आप इसको मेजर कर लो, ये पूरा पाथ क्या है, डिस्टेंस। फिर एक पॉइंट आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। इसका मतलब टोटल पाथ लेंथ से कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, बस कि स्टार्ट कहां से हुआ और एंड कहां हो गया। तो स्टार्ट यहां से हुआ था, एंड यहां हो गया, इसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ ये है। और इसका डायरेक्शन क्या है, तो स्टार्ट से एंड की तरफ एक वेक्टर खींच दो, तो ये जो डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज द इट्स मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू जो भी होगी। क्लियर है। तो डिस्टेंस में हम वही समझेंगे, डिस्टेंस क्या है, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जितना भी टोटल पाथ ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर होगा, दैट इज इट्स डिस्टेंस। ठीक है, अब बात करें डिस्टेंस कैसी फिजिकल क्वांटिटी है। पहले ही चैप्टर में हमने समझा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ये भी एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस है। कैसी है, स्केलर है ना, कैसी है, स्केलर है। दूसरा स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है, डिस्टेंस को किस में नापते हैं। ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या है, मीटर है। ठीक है, और क्या बता सकते हैं, किलोमीटर है। ठीक है, और बहुत सारे हैं। समझ आई बात, ये हमारी डिस्टेंस। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी बताया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। तो यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे करके वो यहां तक आया, तो ये तो डिस्टेंस है 30 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 16 मीटर। और डायरेक्शन क्या है, ए टू बी। अगर यहां से स्टार्ट हो गया, ए से स्टार्ट हो गया, बी पे खत्म होता है, तो ये डायरेक्शन है और ये उसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। इसमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, ये क्या है, वेक्टर। और ऐसा यूनिट या इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी भी क्या होगी, मीटर, किलोमीटर, सेम ही है। क्लियर है पॉइंट, ये भी वही है। तो अगर हम ये देखते हैं कि एक एग्जांपल लें कि ए पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट से गया बी पॉइंट तक, और ये सपोज 3 किलोमीटर है। फिर बी से सी तक गया और ये 4 किलोमीटर है। ठीक है, और मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ कि ए से सी तक जाने में उसे कितना डिस्टेंस हुआ और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक, तो डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस तो सिंपल है, डिस्टेंस हम ऐड कर देंगे 3 + 4 दैट इज 7। ये तो डिस्टेंस आ गया, अगर ये एंगल 90 है तो, है ना सर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट अब कैसे निकालेंगे कि ए से सी तक का, हाँ शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लें इसी की, कैसे निकलेगी, तो हाँ पाइथागोरस से कि जैसे ए सी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। तो कितना आ गया, 9 + 16 दैट इज 25। तो ए सी का वैल्यू कितना आया, 5 किलोमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इसकी, 5 है। ऐसे निकालती है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, अब स्पीड के बारे में, स्पीड क्या है। तो अब बाइक में ही आ जाओ, बाइक के में सामने आप देखते हो, उसमें जब चलाते हो बाइक, तो एक तो बीच में नंबर्स आते हैं। जो नंबर्स आते हैं, जिस तरह के मीटर में नंबर आते हैं, उस मीटर को एक्चुअली में कहते हैं ओडोमीटर।
और एक उसके अंदर होती है सुई जो इस तरह बताती है कि 30-40 कितनी स्पीड है उसके ना, ये बता रही होती है कहाँ पे आगे 60 पे चला रहा है 50 पे कितनी। तो वो होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर के अंदर ही क्या दिया होता है, ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर स्पीड बता रहा है, आपकी बाइक चल रही है ठीक है, वो तो अगर मान लो 30 की स्पीड से आप चला रहे हो तो इसका मतलब क्या है, एक बाइक ही चला रहे हो और उस 30 पे आपकी सुई है और आप बराबर उसी पे चला रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ कि 30 किलोमीटर आप चलोगे कितने टाइम में, 1 घंटे में। तो क्या कहोगे, यूनिट क्या हुई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वन टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस कवर होता है, वन टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस कवर होता है, टोटल डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम, एक टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगा दैट इज। अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्टेंस की जगह क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। बस इतना ही तो अंतर है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, और स्पीड में क्या देखते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जितनी कवर होगी 1 यूनिट टाइम में तो वो होगा स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट जितनी कवर होगी 1 यूनिट टाइम में तो क्या होगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, या टोटल डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, या फिर कह सकते हैं द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम, दैट ऑल इज सब स्पीड। अब वही है कि घर से स्कूल जो है आपका, कोई बच्चा जा रहा है और वो 8 किलोमीटर दूर है, घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, 8 किलोमीटर है, उसे वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 15 मिनट लगी, ये गाड़ी से जा रहा है। अब बताओ इसकी स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन ही है, इसका स्पीड बताओ क्या होगा, क्या होगी स्पीड। तो स्पीड होती क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमारी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताओ भाई, तो कितना डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस क्या था, 8 किलोमीटर, और टाइम आप नीचे लिखोगे किसमें, आवर में। अगर डिस्टेंस आप किलोमीटर में ले रहे हो तो टाइम आवर में लोगे, डिस्टेंस आपने मीटर में ली तो टाइम सेकंड्स में लोगे। ठीक, लेकिन ये तो मिनट में है, तो टाइम जो है आपका जो है दिया हुआ है 15 मिनट। अब इसको आवर्स में कन्वर्ट करता हूं मैं, तो डिवाइड बाई क्या कर दूं, 60, कितने आवर्स होंगे, तो कितना आ गया 1/4 आवर, है ना। तो 1/4 अब जो नीचे 4 है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर 1/4, है ना, इस तरीके से आवर। क्लियर, तो कितना आ गया 32 किलोमीटर पर, ये उसका स्पीड। बात समझ आई, तो इतनी स्पीड से वो जो जा रहा है, ये एवरेज स्पीड इसका। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, अब सपोज कि हम बाइक ही चला रहे हैं, वही एक एग्जांपल ले लो सिंपल। तो बाइक चलाते हुए जा रहे हैं हम, तो जब भी कोई भी डिस्टेंस कवर करनी होगी, सपोज कि मुझे बाइक से आज 50 किलोमीटर दूर जाना है, इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं बाइक एक ही स्पीड पे चलाता चला जाऊं। एक्चुअली में तो उसको हम कुछ सेकंड के लिए भी नहीं रोक पाते स्पीड को। आप देखोगे वो लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, कभी ज़्यादा है कभी कम, कभी 0 कभी 10 कभी 15, कुछ भी ऐसा लगातार क्या होती रहती है, चेंज। ठीक है, तो एक एवरेज भी तो होगा। एवरेज स्पीड क्या आई, कैसे निकाल लोगी, अब मैं 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका हूं, अब एवरेज निकालना है कि मेरा यहां तक आने का स्पीड का टोटल एवरेज क्या रहा। तो मैं उस टोटल डिस्टेंस को डिवाइड किससे करूं, टोटल टाइम से, है कि नहीं भाई, टोटल डिस्टेंस इतना, टोटल टाइम इतनी। ठीक है, अब डिवाइड कर दो, एक पर्टिकुलर स्पीड आई तो वही क्या है आपकी एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक, तो एवरेज स्पीड, ये इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस को कैपिटल एस बोल दिया, डिवाइड बाय टोटल टाइम हो गया टी। तो एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला हो गया एस बाई वैसा कुछ। क्लियर है। अब इसका एक शॉर्ट डेरिवेशन है यहाँ पे, शॉर्ट डेरिवेशन है।
एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टू इक्वल डिस्टेंसेस, दो इक्वल डिस्टेंस कवर करने में एवरेज स्पीड क्या आएगा? दो इक्वल डिस्टेंस, सपोज कि ऐसे एग्जांपल ले लो कि मैं यहां से गया किसी पर्टिकुलर जगह पे और मेरा कोई स्पीड था, है ना, कोई एवरेज स्पीड मान लो कुछ भी, है ना, कहीं गया और मेरा एक पर्टिकुलर स्पीड था कि मैं गया कितनी स्पीड से, 50 की स्पीड से, ठीक है, आया कितनी स्पीड से, 100 की स्पीड से, वहीं गया और वहां से फिर वापस आया कितनी स्पीड से, तो बताओ एवरेज स्पीड कितना, जाने आने का टोटल क्या करोगे? आप ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे और वो गलत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वैसा नहीं कर ठीक है तो क्या करेंगे, देखो उसका डेरिवेशन है, उसी से निकलेगा, है ना, ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी कई बार पूछता है अलग अलग जगह पे, तो समझो फॉर्मूला निकल के आएगा उसका। तो सपोज कि मैं x डिस्टेंस कवर करता हूं, कितनी डिस्टेंस कवर की, x, कितनी स्पीड से, s1 स्पीड से, अगेन इसके बाद फिर x डिस्टेंस कवर की, लेकिन इस बार कितनी स्पीड से, अब इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने में मुझे टाइम लगा t1 और इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा t2। मुझे एवरेज निकालना है कि एवरेज स्पीड क्या है। तो इस स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा इस x डिस्टेंस को कवर करने में, जबकि t1 टाइम लग रहा है, तो s1 स्पीड का मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा, x अपॉन t1। इस s2 स्पीड का फॉर्मूला लिखूंगा तो x अपॉन t2, ऐसा। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता है, ये फॉर्मूला है सदाबहार, ये हमेशा चलेगा। तो एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या है टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स डिवाइड बाई टोटल टाइम t1 प्लस, तो x प्लस एक्स दैट इज 2x। अब t1 प्लस t2 इसकी वैल्यू यहां से निकाल लो आप, t1 की यहां से t2 की यहां, क्या है वैल्यू t1 की, x अपॉन s1 प्लस x अपॉन s2, ठीक है। तो एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई x 1 बाई s1 प्लस 1 बाई s2, x कॉमन ले लिया हमने, x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो एवरेज स्पीड हमारी आई 2 डिवाइड बाई 1 बाई s1 प्लस 1 बाई, अगर मैं अब एलसीएम लूं तो यहां पे क्या होगा एलसीएम, s1 s2, और यहां क्या आ जाएगा s1 प्लस ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 2 s1 s2 डिवाइड बाई s1 प्लस, and that is the formula of average speed covered by an object for two equal distance। बात समझ आई? तो अब क्या करोगे आप, वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि 50 की स्पीड से गया था किसी जगह पर, वापिस आया 100 की स्पीड से, तो 2 इंटू 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 50, तब जो आंसर होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है पॉइंट, समझ आ गया? नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में